वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 27 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सर्कोफेगस के बारे में। तो देख लेते हैं सर्कोफेगस क्या है। अभी अभी हाल ही में गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी श्रमिकों को भी हाल ही में रोमन का साम्राज्य के लगभग 2000 साल पुराने कब्रिस्तान में दर्जनों प्राचीन कब्रें मिली हैं, जिसमें शीशे से बने 2 ताबूत भी शामिल थे। तभी ये चर्चा में आया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये ताबूत सबके लिए ज़मीन के ऊपर बना एक पत्थर का कंटेनर है, जिसे अक्सर कला शिलालेखों और नक्काशियों से सजाया जाता है। शब्द सर्कोफेगस ये ग्रीक सर्क्स से आया है, जिसका अर्थ मांस और फैगियन जिसका अर्थ खाना होता है, यानी मांस खाना। इसलिए सर्कोफेगस का शाब्दिक अर्थ है मांस खाने वाला। ये पहले प्राचीन मिस्र और प्राचीन ग्रीस में इस्तेमाल किया गया है। ताबूत धीरे धीरे प्राचीन विश्व में लोकप्रिय हो गया। यह यूरोपीय समाज के बाद के वर्षों में भी जारी रहा, जिसका उपयोग अक्सर पादरी, सरकार या अभिजात यानी उच्च दर्जे के सदस्यों के लिए किया जाता था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विस्तार से भिन्न है, और ये हमेशा मतलब लगभग पत्थरों से बने होते हैं, और चूना पत्थर सबसे इसमें लोकप्रिय है। लेकिन कभी कभी ये ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या संगमरमर से भी बने होते हैं। वे आमतौर पर नक्काशी करके और सजा करके अलंकृत रूप से निर्मित किए जाते थे। कुछ को एक विस्तृत मकबरे या कब्रों के हिस्से के रूप में जमीन के ऊपर स्वतंत्र रूप से खड़े होने के लिए बनाया गया था। अन्न दफनाने के लिए कुछ बनाया गया था। ये तहखाने में रखा जाता था। इसका पुरातात्विक महत्व क्या है? तो ये पुरातत्व विदों और इतिहासकारों के लिए सर्गोफेगी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं, क्योंकि ये उन समाजों की कला, संस्कृति और मान्यताओं में अंतर दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया। सर्गोफेगी पर नक्काशी और शिलालेखों में अक्सर बहुमूल्य ऐतिहासिक जानकारी होती है। जैसे उदाहरण के लिए मिस्र का सबसे प्रसिद्ध ताबूत शायद राजा तूतन खामुन का सुनहरा ताबूत है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने के ग्राहकों को एक एसएमएस प्राप्त हो रहा है, जिसमें ये दावा किया गया है कि यदि वे अपने पैन कार्ड का विवरण अपडेट करने में विफल रहे तो उनके खाते को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसे प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी ने फर्जी बताया है। तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये इसकी स्थापना डाक विभाग और संचार मंत्रालय के तहत की गई थी, जिसकी 100% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है। मतलब इसका सारा खर्चा भारत सरकार का पैसा लगा है इसमें, और अन्य किसी कंपनी या किसी भी विभाग का शेयर नहीं है राज्य सरकार का। आइए देखते हैं। तो IPPB को 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों के दरवाजे पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। ये लगभग 1,60,000 डाकघरों यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, और लगभग 1,45,000 और लगभग 4 लाख डाक कर्मचारियों वाले नेटवर्क का इससे लाभ उठाते हैं, और बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना है और अंतिम मील तक पहुंचाना है। मतलब जो हाशिए पर जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं, जहां कोई नेटवर्क की पहुंच नहीं होती है, वहां तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए इसका ये खोला गया था 2018 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्य क्या है? तो IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का परिचालन एक अन्य बैंकों की तुलना में छोटे पैमाने पर होगा, और ये जोखिम से बचने के लिए ऋण नहीं देगा या क्रेडिट जारी नहीं करेगा। ये जमा स्वीकार करेगा, प्रेषण और मोबाइल भुगतान, स्थानांतरण, खरीदारी के लिए ATM और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और तृतीय पक्ष यानी गूगल, फोन पे वगैरह जैसी अन्य जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा। ये 2 लाख रुपए तक जमा स्वीकार करेगा। इससे अधिक राशि स्वचालित रूप से डाकघर बचत खाते में परिवर्तित हो जाएगी। बैंक के उत्पाद और सेवाएं विभिन्न माध्यमों से, जैसे काउंटर सेवाएं, माइक्रो ATM, मोबाइल बैंकिंग ऐप,
संदेशों और इंटरैक्टिव वायरस प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खोलने के लिए आधार का उपयोग करेगा और प्रमाणीकरण लेन देन भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड और बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं भुगतान बैंक क्या होते हैं। तो भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक की अन्य बैंक की तरह ही होता है, लेकिन बिना किसी क्रेडिट जोखिम के छोटे पैमाने पर संचालित होता है। इसकी स्थापना नचिकेत मौर्य समिति, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सिफारिशों पर की गई थी। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित वातावरण में छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिकों के कार्यबल के लिए भुगतान और वित्तीय सेवाओं को प्रसार को बढ़ाना था। वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 जैसे कई कानून द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 आदि। इसके लिए न्यूनतम भुगतान रुपए की आवश्यकता लगभग होती है। तो ये इसको लगभग मिनिमम पेड अप कैपिटल लगभग 10 करोड़ रुपए है इसकी, और इसमें रुपए और इसके इतना तक जमा कर सकते हैं। लगभग 2 लाख बचत तक के रुपए को ये मतलब स्वीकार करती है, जैसे आपने ऊपर अभी बताया आपको। जमा के रूप में प्राप्त धन केवल वैधानिक तरलता अनुपात SLR के रूप में सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है। यह मांग शेष जमा और शेष का लगभग 75% होना चाहिए। शेष 25% अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास शाब्दिक रूप से रखा जाना है। ये प्रेषण सेवाएं मोबाइल भुगतान, स्थानांतरण, खरीदारी और ATM और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तृतीय पक्ष स्थानांतरण जैसी अन्य बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। गतिविधियां ये सारी की जा सकती हैं इसमें। बाकी ये क्रेडिट कार्ड ऋण और जारी नहीं कर सकता। ये ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता भुगतान बैंक। और ये सावधि जमा या NRI जमा स्वीकार भी, इनकी भी जमा स्वीकार नहीं कर सकता। ये गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों को चलाने के लिए सहायक कंपनियां की स्थापना भी नहीं कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ब्रेंट क्रूड हाल ही में 10 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो बढ़कर $93 प्रति बैरल को पार कर गया है। तो आइए देखते हैं। ये एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर के तेल कीमतों को परिभाषित करता है। ब्रेंट शब्द ब्रेंट तेल क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसे 1970 के दशक में खोजा गया था। यह तेल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होने वाले जो कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 2/3 हिस्सा ब्रेंट के सापेक्ष तय किया जाता है, जिसे सभी से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो ये मार्कर बन गया है। ये उत्तरी सागर के विभिन्न तेल क्षेत्रों से निकाला गया एक मीठा कच्चा तेल है। इसके अद्वितीय गुण कम घनत्व, कम सल्फर सामग्री, ब्रेंट कच्चे तेल को गैसोलीन जैसे उत्पादों में संसाधित करना आसान होता है, क्योंकि इसकी आपूर्ति जल जनित है। ब्रेंट कच्चे तेल की दूर दराज के स्थानों तक ले जाना आसान है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत, आपूर्ति और मांग गतिशीलता, भूनीतिक घटनाओं, उत्पादन व्यवधान, आर्थिक कारकों सहित विभिन्न कारकों इससे प्रभावित होते हैं। स्वीट क्रूड क्या है? तो ये निकाले गए कच्चे तेल को संदर्भित करता है, जिसमें बहुत कम मात्रा में सल्फर पाया जाता है। कच्चे तेल में सल्फर अवांछनीय है, क्योंकि ये गैसोलीन और प्लास्टिक सहित उच्च मूल्य वाले परिष्कृत उत्पादों की उपज को कम करता है। अन्य कुछ तेल हैं, बेंचमार्क हैं, जिसमें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दुबई क्रूड। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सर्कुलर RNA यानी गोलाकार RNA के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान और शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के शोधकर्ताओं ने C-TRAN नामक एक विशिष्ट गोलाकार RNA की पहचान की है, जो मानव शरीर के भीतर एड्स पैदा करने वाले HIV-1 वायरस गुणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं का एक अणु है, जो आनुवांशिक जानकारी रखता है। प्रोटीन के उत्पादन में भी ये मदद करता है
और आरएनए ये सामान्य रूप से सीधी श्रृंखला मुक्त अंतर संरचनाएं हैं, लेकिन ये गोलाकार आरएनए एक बंद लूप बनाते हैं। ये सर्क आरएनए जीन अभिव्यक्ति को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। HIV-1 प्रकृति में इसकी भूमिका लंबे समय तक अस्पष्ट रही है। गोलाकार आरएनए को चिन्हित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये आमतौर पर कम प्रचुर और मात्रा में होता है, जिससे मूल रूप से इसका पता लगाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। वायरल संक्रमण के दौरान वायरस की इतनी अधिक जानकारी मिलती है कि सर्कुलर आरएनए जैसे कम आम संक्रमणों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाल ही के निष्कर्षों की कुछ बात करें तो अभी शोधकर्ताओं ने HIV-1 वायरस से संक्रमित T कोशिकाओं यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं से सर्क आरएनए को सफलतापूर्वक पकड़ने के लिए सर्क DR सेक नामक एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है और CIT-RNA नामक एक विशिष्ट सर्क आरएनए की पहचान की है जो वायरस के गुणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। HIV-1 वायरस प्रोटीन BPR एक बहुक्रियाशील प्रोटीन है जो HIV-1 वायरल जीवन चक्र के कई चरणों में विशिष्ट भूमिका निभाता है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के HIV विरोधी कार्यों को प्रभावित करता है। आगे पाया गया कि HIV-1 संक्रमण BPR निर्भर तरीके से सिट्रॉन अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है और सिट्रॉन सेरीन आर्जिनिन समृद्ध स्पेसिलिंग फैक्टर 1 के साथ इंटरेक्ट करता है, जो एक प्रोटीन है जो HIV-1 प्रतिलेखन के दबाव के लिए जाना जाता है। ये काम कैसे करता है? तो इसके नतीजे बताते हैं कि HIV-1 सर्क आरएनए को हाईजैक कर लेता है, जो आमतौर पर इम्यूनोलॉजिकल सिग्नलिंग सूजन और वायरल संक्रमण के दौरान बदल जाता है। SF1 को अपना काम करने से रोकता है और जिससे ये कुशल वायरल ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि SRSF1 प्रेरित नकल सिट्रॉन प्रेरण प्रवाह के किए बिना वायरल प्रतिलेखन को भी रोक सकती है। इस प्रकार एक मेजबान सरकैना का अपहरण कर ये इसको चुरा लेता है और ट्रांसमिशन बाधाओं पर काबू पाने में प्राइमेट लेटिम वायरस के लिए अज्ञात पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एफेमेरल्स यानी क्षणभंगुर के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये अभी हाल ही में शोधकर्ताओं और पर्यावरण समूह ने महाराष्ट्र के राज्य में एक पुष्प की प्रजाति का दस्तावेजीकरण यानी खोज कर उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और प्रकृति की सैर के माध्यम से लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी अल्पकालिक पौधा है जो आमतौर पर इसकी प्रति वर्ष 1 से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। वे केवल अनुकूल अवधि के दौरान ही उगते हैं, जैसे कि अब जब पर्याप्त नमी और उपलब्ध हो और प्रतिकूल अवधि को बीज के रूप में पार कर जाते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, एक बारहमासी, एक वार्षिक। वार्षिक पांचांग हर साल नए व्यक्तियों का निर्माण करते हैं और बहुत ही कम अवधि के लिए देखे जाते हैं। वे अपने जीवन चक्र को अंत में बीज बनाते हैं और अगले वर्ष तक निष्क्रिय रहते हैं। ये बारहमासी पौधों का स्रोत मिट्टी के कंद या बल्ब जैसा होता है, इसलिए ये एक ही प्रकार के पौधे हैं, लेकिन ये अन्य भाग यानी तना, फूल या नए बने होते हैं। मानसून अल्पकालिक मई के अंत में और पूरे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में खिलता है। कुछ अन्य मानसून अल्पकालिक कुछ वर्षा के बाद केवल पत्तियां छोटी शाखाएं बनाएंगे। ये पत्तियां 1 महीने या उससे अधिक समय तक रहती हैं और फिर फूल आना शुरू हो जाता है। जुलाई से अगस्त तक चलता है। ये मानसून की शुरुआत ग्राउंड ऑर्किड यानी नरविलिया और यूलोफिया लिली यानी क्रीनम लिली, पैनक्रेटियम लिली और ग्रास लिली, स्टार लिली और जंगली रतालू यानी सूरन और भारतीय स्क्विरल जैसे फूल लाती है।
इसका महत्व क्या है? तो इन फूलों का प्राथमिक काम देशी परागण के लिए अमृत और पराग के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करना है। ये पठार पर सभी सूक्ष्म आवासों में उनकी उपस्थिति नम मिट्टी और सबसे महत्वपूर्ण पानी उचित उपस्थिति में सुनिश्चित करती है। हमारा अगला आर्टिकल है इथाइलिन टेरेफ्थेलेट के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी शोधकर्ताओं ने हाल ही में गहरे समुद्र में एक एंजाइम की खोज की है जो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट को खराब कर सकता है। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थ के बारे में जान लेते हैं। तो यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये पॉलिस्टर के परिवार से संबंधित है। इसका उत्पादन तो ये PET का उत्पादन एथिलीन ग्लाइसोकॉल और थेरेफ्थिलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन के माध्यम से किया जाता है। जब रासायनिक उत्प्रेरक एक साथ गर्म किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल और थेरेफ्थिलिक एसिड पिघले हुए चिपचिपे द्रव्यमान के रूप में PET उत्पादन के लिए सीधे फाइबर घुमाया जा सकता है। प्लास्टिक के रूप में बाद में प्रसंस्करण के लिए ठोस बनाया जा सकता है। इसके गुण क्या हैं? तो ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में अत्यधिक लचीला और रंगहीन अर्ध क्रिस्टलीय लार है। यह अच्छी आयामी स्थिरता, प्रभावी नमी, अल्कोहल सॉल्वेंट्स के प्रतिरोध को दर्शाता है। यह उत्कृष्ट विद्युत रोधी गुण प्रदर्शित करता है और ये बहुत हल्का है जिससे परिवहन लागत इसकी कम हो जाती है और इसे अच्छे से गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी अवरोधक गुण भी हैं। ये पुनः प्रयोज्य है। इसे पूरी तरह से धोने और फिर से पिघलाकर या नई PET राल बनाने के लिए इसे रासायनिक रूप से इसे घटक सामग्रियों में तोड़कर व्यावसायिक रूप से पुनर्विनीकरण किया जा सकता है। इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो इसका एक व्यापक रूप से खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, विशेष रूप से सुविधाजनक आकार के शीतल पेय, जूस, पानी पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। पॉलीमर का उपयोग कपड़ा उद्योग में होता है। इसका उपयोग फिल्म, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स या इत्यादि के भागों के ढालने के लिए भी किया जाता है। PET के इंसुलिन गुण और नमी के प्रतिरोध में इसे विभिन्न विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे विद्युत तारों और कंटेनर्स के लिए इंसुलिन के लिए उपयुक्त है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गैलेक्टिक ज्वार के बारे में। तो आइए देखते हैं। जिस तरह पृथ्वी के महासागर अपने तटों पर आते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड की आकाशगंगाओं में भी ज्वार का अनुभव करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। गैलेक्टिक ज्वार तो ये एक ज्वारीय बल है जो आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन वस्तुओं द्वारा अनुभव किया जाता है। वे आकाशगंगा के भीतर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होते हैं जो सितारों और गैस के बादलों जैसी आकाशीय वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया उत्पन्न होते हैं। गैलेक्टिक ज्वार का प्रभाव क्या रहता है? तो ये ज्वारीय बल आकाशगंगा के विकास के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं और ये ज्वारीय पूंछ और पुल बनाकर तारा निर्माण को बढ़ावा देकर छोटे तारा प्रणालियों को बाधित करके आकाशगंगा संरचना को नया आकार दे सकते हैं। वे तारों की कक्षाओं को भी बाधित करते हैं जिसके आकाशगंगा संरचना में दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं। निकटवर्ती आकाशगंगाएं इसे परस्पर क्रिया करती हैं और परस्पर क्रिया करती और नहीं करती हैं। इसमें गैलेक्टिक ज्वार का भी प्रभाव होता है। शोधकर्ताओं ने मिल्की वे में सबसे निकटतम आकाशगंगा विशाल एंड्रोमेडा नाम का अवलोकन किया और पाया है कि इसके किनारों के पास ज्वार की धाराओं यानी बौनी आकाशगंगाओं का संकेत हो सकता है। बाद में ये नष्ट हो गई। गैलेक्टिक ज्वार आकाशगंगा केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल को भी प्रभावित करते हैं जिससे ऐसी घटनाएं होती हैं। इन ब्रह्मांडीय मतलब जानवरों के पास एक तरह का ये एबल होता है के पास सितारों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भिंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये भिंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये केरला के एक भिंजीजम शहर है, वहाँ पे है
आइए देखते हैं। बिंजीजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहले जहाज की डॉकिंग हाल ही में स्थापित कर दिया है। ये स्थान केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के एक तटीय शहर बिंजीगम में स्थित है। इसे मुख्य रूप से बहुउद्देशीय और ब्रेक बल्क कार्गो के अलावा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे डिजाइन, निर्माण, वित्तीय संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी घटक के साथ एक मकान मौलिक के मॉडल में विकसित किया गया है, जिसे निजी भागीदार कंसेनायर मेसर्स अदानी बिंजीजिम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 5 दिसंबर 2015 को निर्माण शुरू किया था। ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय पूर्व पश्चिम शिपिंग मार्ग केवल 10 NM की दूरी पर है और ये राष्ट्रीय क्षेत्रीय और रेल नेटवर्क के भी करीब है। इसे लगभग 30 बर्थ होंगी, जिसमें अधिकांश मदर वेसल्स को संभालने में सक्षम होंगी। इसका महत्व क्या है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ट्रांसशिपमेंट है हब है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में सबसे करीब है। ये भारतीय समुद्री तट के केंद्र में स्थित है। लगभग भारत के 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इसके मूल्य के संदर्भ में ये विदेशी व्यापार का 70% लगभग बैठ जाता है। ये लगभग 30% माल ढुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्रायद्वीप के दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के माध्यम से होती है, जो बिंजीजिम से 10 समुद्री मील की दूरी से गुजरती है। वर्तमान में भारत के पास गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं है। ये कोलंबो, सिंगापुर और सालालाह बंदरगाहों पर निर्भर है। इससे परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा और राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान होता है, जिसके से अनुमान प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुमान है। इसका नुकसान 25 करोड़ का होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है साइकी मिशन के बारे में। तो अभी हाल ही में नासा द्वारा साइकी अंतरिक्ष यान साइकी नामक धातु समृद्ध क्षुब्ध ग्रह का पता लगाने के लिए एक भूतपूर्व मिशन पर जाने के लिए तैयार है। साइकी मिशन एक क्षुब्ध ग्रह, जिसे साइकी भी कहा जाता है, ये यात्रा लगभग 6 वर्षों तक चलेगी और लगभग 3.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। ये माना जाता है कि ये ग्रहाणु का अवशेष कोर है, जो मुख्य रूप से लौह निकल धातु से बना है। कक्षा में इसका अध्ययन करने में पृथ्वी की कोर संरचना अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। अपने प्राथमिक मिशन के अलावा इसे साइके अंतरिक्ष यान का एक अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की मेजबानी करेगा, जिसे नासा के डीप स्पेस आर्टिकल कम्युनिकेशन का प्रयोग के रूप में जाना जाता है। इस लेजर संचार प्रणाली का लक्ष्य साइकी यात्रा से पहले के 2 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर उच्च बैंडविड्थ ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करना है। यह प्रयोग अंतरिक्ष में विशाल दूरी तक डेटा संचालित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे संभावित रूप से सौर मंडल की सबसे दूर तक की पहुंच का पता लगाने की हमारी क्षमता में वृद्धि होगी। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला मिशन प्रबंधन, संचालन और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है। अब देख लेते हैं डीप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है। तो ये एक परिष्कृत नई लेजर संचार तकनीकी है, जो गहरे मतलब डीप अंतरिक्ष और पृथ्वी के लिए एक जांच के बीच का संचार करने के लिए निकट अवरक्त तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों के बजाय पर फोटॉन में डेटा को इनकोड करती है। रेडियो के बजाय प्रकाश का उपयोग करने से अंतरिक्ष यान एक निश्चित समय अधिक डेटा करने की अनुमति मिलती है। DSOC टीम जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पे ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है। अब आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान उसके सटे वनों क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों और शिकारियों की कोई अवैध आवाजाही नहीं है। जैसे अवैध लोग ना वहाँ तो नहीं है, या जो शिकार करते हैं जानवरों को अवैध शिकार करते हैं उनके लिए।
सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो तभी ये चर्चा में आया है। तो ये तमिलनाडु के उत्तर पश्चिम कोने में जो नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। ये पार्क इसकी मुख्य प्रजाति नीलगिरी ताहर की रक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ पायकारा और कुंदाहा नदियाँ पार्क से होकर बहती हैं। पायकारा और कुंदाहा नदियाँ, ध्यान रखना। और साथ ही कई बारहमासी धाराएं भी हैं जो पार्क से निकलती हैं और भवानी पूजा में जाके गिरती हैं। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है। इसकी यहाँ पर वनस्पतियों में पार्क की विशेषता इसकी पर्वतीय घास के मैदान, उच्च वर्षा वाले ऊंचाई वाले क्षेत्र के सालों से घिरी झाड़ियाँ हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर गॉल्थेरिया फ्रेगमेंटेसिया सीमा, हेलीक्रिस्म और बर्बेरिस टिक्टोरिया जैसी झाड़ियाँ पाई जा सकती हैं। अन्य पौधों में जो यहाँ देखे जा सकते हैं वे हैं रोडोडेंड्रॉन, दालचीनी, मोहनिया, सत्रियम और रास्पबेरी आदि। जीव जंतुओं में यहाँ पर लुप्तप्राय जंगली प्रजातियाँ जैसे नीलगिरी ताहर, भारतीय हाथी, नीलगिरी लंगूर, बंगाल टाइगर, बोनट मकाक आदि का यहाँ घर है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल ख़त्म हुए, यहीं तक थे। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।